देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 resistance, okay, 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are currents in these cases? ठीक है, बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक इलेक्ट्रिक ओवन की। इस इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर दो कॉइल यूज करनी है हमें। आप उनको सीरीज में लगा सकते हो या आप उनको पैरेलल में भी लगा सकते हो। तो मान लेता हूँ मैं पहली वाली जो कॉइल है, पहला केस में सीरीज का मान लेता हूँ कि ये कॉइल ए है और ये कॉइल बी है। ये दोनों मैंने कैसी लगा दी? सीरीज में लगा दी है। ठीक है, ईच का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। ठीक है, और इनको कनेक्ट किससे किया गया बच्चों? कितनी लाइन से? कितनी वोल्टेज लाइन है? 220 वोल्ट। आया ना? कितनी लाइन है? पढ़ो उसको, कितना है? 220 वोल्ट। ओके, करंट बताना है। कैसे बताओगे? फर्स्ट केस, जब मैंने कॉइल कैसी लगाई हैं? इन सीरीज। वोल्टेज पता है आपको, आई निकालना है। क्या पता होना चाहिए? और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालो, इसका कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो? दोनों को सम कर लो, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। टोटल वोल्टेज आपको पता है कितना? 220 वोल्ट। और करंट आपको निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इक्वल टू होता होगा क्या? V अपॉन आर। V कितना है? 220। ओके, रेजिस्टेंस कितना है? 48। आसान है। 6 एम्पियर बनेगा। कितना? 4 दोनों कॉइल लगाओगे वो पैरेलल में रही होंगी। ठीक है, एक कॉइल ये लगी हुई है ए कॉइल, और एक कॉइल ये लगी हुई है बी कॉइल। दोनों 24 ओम की हैं। ठीक है, बाकी सप्लाई सेम है 220 वोल्ट की। ओके, नाउ सेकंड केस में जब मैंने कॉइल पैरेलल लगा दी, अगेन मुझे करंट निकाल कर देना है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू अगेन 220 वोल्ट ही लेकर चलनी है। तो फिर से मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन आर किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम ले लो, 24 आएगा, ऊपर 2। यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना? 24/2 यानी 12 ओम। ठीक है, यहाँ तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, आई निकल जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या हुआ करता है बोलो? V अपॉन आर। V हमें पता है, R हमें पता है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये बन रही होगी 18.3 एम्पियर। है ना आसान क्वेश्चन? तो बस क्वेश्चन को उसने नए तरीके से बना दिया, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। दो रजिस्टर दे रखे हैं, एक बार सीरीज में लगाने हैं, एक बार पैरेलल में लगाने हैं। वोल्टेज दे रखा है, करंट की वैल्यू निकालनी है। निकाल पाओगे? एक केस तो हो गया ये सीरीज का, जिसमें करंट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 4.6 एम्पियर। अब एक केस और है जो आप बना सकते हो। सीरीज और पैरेलल में तो लग गया, अब क्या बचा हुआ है? इंडिविजुअल बचा हुआ है। अगर अकेला लगा होता तब क्या होता? तो उस केस में वोल्टेज है हमारे पास। करंट कैसे निकालते आप? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 220।
है ना, और रेजिस्टेंस कितना 24, तब ये 9.3 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों कॉइल का इंडिविजुअल में बताना है, एक बार सीरीज में लगाना है और एक बार पैरेलल में लगाना है। ठीक है, ये 3 केस आपको बनाना है। 14th नंबर देखो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट पार्ट, a 6 volt battery series with 1 ohm and 2 ohm रजिस्टर। ठीक है, क्या दे रखा है, 2 रजिस्टर दे रखे हैं, एक तो कितने का 6 वोल्ट। अब क्या पूछा हुआ है, पावर कौन से वाले में, 2 ohm वाले में बतानी है पावर कितनी रही होगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हुआ करता है, I² R, ये हुआ करता है पावर का फॉर्मूला। I निकाल लो पहले, I कैसे निकालोगे, I निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो, कितना है, बोलो 3 ohm। रेजिस्टेंस पता है, करंट बताओ कैसे निकालोगे, वोल्टेज 6 है, R 3 है, करंट कितना हो गया, अब करंट पता है, और रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, 2 ohm। कितना आंसर आ जाएगा, 8, इतना क्या वॉट। ठीक है, 8 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर करंट क्यों निकाला पहले, जबकि सर पावर का फॉर्मूला तो V²/R भी तो होता है या नहीं होता है। तो वोल्टेज पता तो था आपको, वोल्टेज पता था, और रेजिस्टेंस जिसकी बात करनी है वो भी पता था, तो फिर आपने करंट क्यों निकाला, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज के केस में V चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी चेंज है। तो 2 क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पहले कांस्टेंट, तब आप दूसरी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो सीरीज के केस में कौन चेंज नहीं होता है, I, तो हमने पहले I निकाल लिया, इसलिए हमने फॉर्मूला भी यही लगाया है, I की वैल्यू फिक्स रहेगी, फिर आप किसी भी रेजिस्टेंस की पावर निकाल सकते हो। समझ आ गई बात, इसलिए V²/R फॉर्मूला नहीं लगेगा, I²R ही लगेगा, क्योंकि I कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ठीक है, दूसरा क्या है, a 4 volt बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको 2 रजिस्टर लगाने हैं पैरेलल में, कौन कौन से हैं, कितने कितने के हैं वो, 12 ohm और 2 ohm। ठीक है, इनको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की। ठीक है, और इस वाले केस में भी पावर 2 में निकाल कर देनी है। तो इस वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पावर का, V²/R। समझ आ रही है बात, क्योंकि इस केस में वोल्टेज सेम रहेगा तो R पर डिपेंड करेगी पावर, है ना। इस वाले में करंट कांस्टेंट रहता तो R पर डिपेंड करती पावर। ठीक है, इसमें ये नहीं लगेगा। अच्छा, इस वाले केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इस वाले केस में I और R दोनों वेरिएबल हो गए, एक कांस्टेंट होना मस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। V कितना है 4, रेजिस्टेंस कितने में 2, 16/2 कितना 8 वॉट, इतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, उसने कंपेयर करने के लिए बोला है दोनों केस में पावर। तो पहली वाली जो पावर निकल कर आई मान लो वो P1 थी, दूसरी वाली मान लो P2 थी। तो P1 और P2 का जो रेशियो आएगा
8/8 कितना 1, 1:1, ये रेशियो रहा होगा। दोनों पावर इक्वल रही होंगी इस केस में, ठीक है। 1 और 2 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं, लेकिन वोल्टेज 6 वोल्ट का रखें, तो इस 2 ओम वाले में वही पावर रही होगी जब इसको 12 ओम के साथ पैरेलल रखा गया और 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, तो दोनों की पावर सेम रही होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान बहुत रखना है एग्जाम के अंदर कि जब पावर के क्वेश्चन आए तो इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना। आपको वोल्टेज भी दिखाई देगा, क्वेश्चन में दिया होगा, रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, लेकिन पहले ये देख लेना कि रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। जैसे यहाँ पर V पता था, R पता था, और कोई बच्चा V²/R लगाकर आ जाएगा, गलत, पावर गलत निकल कर आएगी, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती पावर, वोल्टेज तो अलग अलग रहा होगा, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करो। क्वेश्चन है 2 लैम्प, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? 2 लैम्प आर रेटेड। सबसे पहले तो एक लैम्प है, लैम्प 1, जिसकी पावर कितनी है 100 वॉट, कितनी वोल्टेज से कनेक्टेड है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और लैम्प है, लैम्प नंबर 2, उसकी पावर कितनी है, कितने वोल्टेज से कनेक्ट है, 220 से ही कनेक्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट से ही कनेक्ट है, ओके। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। लैम्प 1, लैम्प 2 दोनों पैरेलल कनेक्ट कर दिए, ओके, नो प्रॉब्लम। What current is drawn through the line if the supply voltage is 220 volt? दोनों का ही सेम है, तो मैं ऐसा फिगर बना देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। दोनों की सप्लाई कितने की है, 220 वोल्ट की है। करंट की वैल्यू बताओ कितनी रही होगी, ये हम जानना चाहते हैं। अब देखो बच्चों, ये दोनों लैंप पैरेलल में लगी हुई है, ओके। इनकी हमें क्या पता है, पावर, क्या पता है, पावर पता है। अगर मान लो मुझे इनके रेजिस्टेंस पता होते, मान लो इनकी मुझे रेजिस्टेंस पता होते, वोल्टेज पता होते, तो मैं पावर निकाल लेता। कौन से फॉर्मूले से, V²/R से। तब आप कहते सर आप तब निकालते V²/R से। तो अब उल्टा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब क्या क्या पता है, P पता है, V पता है, तो क्या निकल जाएगा, R निकाल लो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ P1, इसका नाम, इधर P = V²/R में P2 और V में V1 और V2 क्यों नहीं लिख रहे हो सर, क्योंकि वो दोनों में सेम है, ठीक है। पहला वाला पावर कितना है 100, वोल्टेज कितना है 220, रेजिस्टेंस पता चल जाएगा अभी, R1 ऐसे ही ठीक है, 220 का स्क्वायर अपॉन में कितना, तो ये आ जाएगा 480, ये आ गया, अरे हाँ या ना, 22 का स्क्वायर 484 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 से 100 कट गया। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, पावर कितनी है 60, वोल्टेज 220 अपॉन में R2 इधर लेकर आ जाओ, 220 का स्क्वायर अपॉन में कितना 60,
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 48400 अपॉन में 60 या अपॉन में 6 ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से पॉइंट में जाएगा ना ये तो कुछ, तो ये बन रहा होगा 806.7, वो लिख देता हूँ यहाँ। ये सेकंड रेजिस्टेंस भी निकल गया। क्या कर लिया आपने अभी तक? तो आंसर है अभी तक हमने इन दोनों लैंप के रेजिस्टेंस निकाल लिए। क्यों निकाली रेजिस्टेंस आपने? वो इसलिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, आई। हमें पहले से क्या पता है, वी। तो वी पता है, कहीं से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आ जाए, आई पता चल जाएगा, इसलिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर है ये बात? अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/RP इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/R1। R1 कितना है, प्लस 1/R2। R2 ये लिख लेना, ये मत लिखना नहीं तो फंस जाओगे, ये लिख लेना 4840 अपॉन में 6, वो 6 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा, 4840 यहाँ पर 10 बन गया होगा, और 10 + 6 कितना, 16। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी, 4840 अपॉन में कितना, 16, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, इतना ओम। अब क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है, वी पता है, करंट निकालो। करंट इक्वल टू क्या होता है बोलो, वी कितना, 220, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास 4840 अपॉन में 16, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 22 से ये 22 टाइम कैंसिल हुआ होगा, है ना। और फिर ये 2 से कैंसिल कर सकते हो, 8 11, तो 8/11 आ रहा है, तो 0.7 समथिंग बनना चाहिए, 0.73 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं जो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, इसमें 2 लैंप हैं, दोनों की पावर गिवन है और दोनों जिस वोल्टेज से कनेक्ट है वो गिवन है। टारगेट क्या है, इन लैंप में पास होने वाला या इस सर्किट में पास होने वाला करंट निकालना, ठीक है। अब एक बात सोचो, आपके पास पावर था, V था, तो I नहीं निकाल सकते थे क्या आप? P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो, VI होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से निकालता तो यहाँ से निकल सकता था ना P, और क्या निकल जाता यहाँ से, I1, क्या निकल जाता, I1, और फिर यहाँ से निकालते तो P इक्वल्स टू अगेन फिर से क्या, I2, P2 इक्वल्स टू V I2, तो यहाँ से क्या निकल जाता, I2। उन दोनों I1 और I2 को क्या कर देते, ऐड, तो क्या निकल जाता, टोटल करंट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आ जाओ, दूसरा पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। इसमें V पता है, P पता है, तो क्या निकाल लो दोनों के, जो हमने निकाला निकाल सकते हैं ऐसे। और तीसरा एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्या, I²। ये वाला नहीं लगा सकते आप, क्यों? क्योंकि ना तो I पता है और ना तो ये तो लगेगा। तो इन दोनों से तो बात बन जाएगी, इस वाले से बात नहीं बनेगी। क्लियर बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूं। Which use more energy, a 250 watt TV set in 1 hour? एक टीवी सेट है जिसकी पावर है 250 वाट और ये टाइम ले रहा है 1 आवर, 1 आवर तक कंज्यूम करता है ये एनर्जी। और एक टोस्टर भी है,
टोस्टर की पावर कितनी है? 1200 वॉट, और ये 10 मिनट तक चलाया गया सिर्फ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा पावर यूज की होगी। ठीक है, तो ओके, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की होगी, बेसिकली ये बताना है आपको। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम, यही तो हुआ करता है। तो पावर इनटू टाइम लगाओ, पावर कितनी है? 250 टाइम 1, तो ये कितना आ गया? 250 वॉट आवर। अगर किलो वॉट आवर में बताओगे तो कैसे बताओगे? 250 किलो वॉट आवर, और अपॉन में यहाँ किलो लिख दिया तो यहाँ पर नहीं क्या लिखोगे? 1000, इससे कट जाएगा तो कितना बनेगा? 0.25, इतना किलोवाट। ठीक है, ये तो हुई इसकी टीवी की एनर्जी जो कंज्यूम हुई। अब टोस्टर की निकालो, अगेन एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर 1200 है, टाइम 10 मिनट है, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा दिया, तो ये जो क्वांटिटी बन गई है वो किस में आ गई? एनर्जी वॉट आर में। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से ये कितना? 200 वॉट आर। अगर सिर्फ कंपैरिजन की बात है वो तो यहीं से पता चल रहा है दोनों में से किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की। तो किलोवाट आर में ना भी बदलो तब भी चलेगा। किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की? टीवी ने। टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। देन टोस्टर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक हीटर की बातें हो रही हैं जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम। ड्रॉ 50 एम्पियर, 50 एम्पियर का करंट ले रहा है फ्रॉम द सर्विस मेंस फॉर 2 आवर। क्या क्या क्वांटिटी गिवन है? एक हीटर के लिए रेजिस्टेंस है 8 ओम, करंट कितना ले रहा है? 15 एम्पियर, कितनी देर तक ले रहा है? 2 आवर। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर दें? कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप्ड। रेट बताना है, यानी कि हीट अपॉन टाइम बताना है आपको। समझ आ रही है बात? हीट अपॉन टाइम, रेट बताना है। अगर सिर्फ हीट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता? VIT, या हीट का फॉर्मूला होता I²RT, ये होता ना। बट हमें क्या निकालना है? हीट अपॉन टाइम, क्योंकि रेट पूछ रहा है तो T नीचे आ जाएगा इधर, तो ये किसके इक्वल बचेगा? और ये हीट का रेट पता है इसको क्या कहते हो आप लोग? बताओ, हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। क्या हुआ करता है बोलो? समझ आ रही है बात? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पावर पूछा हुआ है आपसे। जब वो हीट का रेट कहता है मतलब वो पावर पूछ रहा है। एनर्जी का रेट पावर, वर्क का रेट पावर। ठीक है, अब आई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 1800। अब इस चीज़ का आंसर किस में आएगा? वॉट में, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, अगर आप इसी आंसर को एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हो, मतलब जूल के टर्म में लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे? वॉट को क्या लिख सकते हो बताओ? जूल पर, अरे हीट क्या होगा? जूल, और टाइम क्या होगा? जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इस तरह से कराओगे। तो ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको एक ऐसी क्वांटिटी दे रखी है टाइम इक्वल्स टू 2 आवर, जिसका कहीं पर भी यूज नहीं हुआ इस न्यूमेरिकल में। आप देखो ध्यान से,
लेकिन एग्जाम में आप जरूर 2 को कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश कर रहे होगे। ऐसा होता है बहुत बार, अरे दिया है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, यानी मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, ऐसा लगेगा आपको, है ना। लेकिन ये तब तक लगेगा जब तक आप ये ना पढ़ लो, क्या रेट ऑफ हीट पूछा है। रेट ऑफ हीट, अगर वो सिर्फ हीट कहता, हीट बताओ, तो यानी एच निकालना होता, तब फॉर्मूला ये लगता। जब उसने कहा रेट ऑफ हीट बताओ, यानी कि एच अपॉन टी निकालना है, तो अब वो टी का यूज ही नहीं होगा। जब यही चीज़ निकालनी है तो ये फॉर्मूला इतना ही तो बचा, तो इसी में वैल्यू पुट करोगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दी होती हैं वो सब उसमें यूज हों। क्वेश्चन को पढ़ने कर आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is tungsten used almost exclusively for filament of incandescent lamps? बताओ फिलामेंट में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, कितना 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, इसलिए उसको यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बहुत हीट हो जाएगा, तब भी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन ग्लो करता रहेगा, अच्छा ग्लो करेगा, अच्छी लाइट देगा, ठीक है। तो मेन रीजन क्या लिख कर आओगे एग्जाम में? मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, अबाउट 3500 केल्विन, ठीक है। क्योंकि आप एग्जैक्ट नंबर मत याद करके जाओ, बस याद रखो 3500 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Why are the conductor of electric heating device such as toaster, electric iron made of an alloy rather than a pure metal? जो एलॉय होते हैं, उन एलॉय पहले तो होते क्या हैं? तो आंसर है एलॉय जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। उनमें 2 नॉन मेटल भी यूज़ हो सकते हैं, 1 मेटल यूज़ हो सकता है, उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। अब सवाल है एलॉय बनाए ही क्यों जाते हैं? तो आंसर है एलॉय किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, और मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, जैसे मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2500 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो किसी ने क्या किया, कोई ये चाहता था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, कुछ ऐसा हो जाए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाए, जिसको आसानी से इसको मेल्ट कर पाऊँ। तो मान लो किसी ने इसमें थोड़ा सा कुछ परसेंटेज में कार्बन मिला दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसको इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद अब जो नया मटेरियल बनके तैयार हुआ है उसको हम एलॉय कहेंगे, वो नॉन मेटल और मेटल से मिलकर बना हुआ है। और फिर जब हमने उसको मेल्ट करके देखा तो हमने देखा कुछ 1700 के आसपास वो मेल्ट होने लग गया। इससे उसकी एक प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो गई, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने लो कर लिया। एक तो ये बात हो गई। या कोई ये चाहता हो कि नहीं, ये 2500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए, इसको कम से कम 4000 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मेल्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे बीच की हीट से कुछ काम है। तो उसके लिए भी हमने कुछ किया, इसमें कुछ मान लो कोई एक मटेरियल डाल दिया, कोई एम मटेरियल डाल दिया, वो मटेरियल डाल के, या सिर्फ एक से काम नहीं चला, एक और डाला, डालने के बाद क्या बना लिया, इसका एक एलॉय आयरन का, ठीक है। अब वो इसका टेम्परेचर कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने क्यों किया, ऐसा समझ में आ गया हमने एलॉय क्यों बनाया, हमने कुछ प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए बनाया। तो जनरली जो एलॉय होते हैं बच्चों, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी मतलब रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट को पास करने में मुश्किल होगी, करंट को पास करने में मुश्किल होगी तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। जितना हाई रेजिस्टिविटी उतना हाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, आपने पढ़ा था। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसे हीट किया जा सकेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एलॉय का ही क्यों बनाते हैं, तो आप सिंपल आंसर करना, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए उन्हें ज़्यादा
हीट किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल जो मेटल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर ये है कि सीरीज में अगर हम डोमेस्टिक सर्किट में अपने जितने भी मैंने स्विच लगा रखे हैं, ये अगर मैंने सीरीज में लगा दिए होते तो करंट तो सब में सेम आ रहा होता, वोल्टेज सब में डिफरेंट आ रहा होता। और करंट सेम आना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एसी को अलग तरह का करंट चाहिए, ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है वो, ये कैमरा कम कर रहा है, ये बल्ब कम कर रहा है ना। तो सबको करंट अलग अलग चाहिए होता है, लेकिन क्या सेम चाहिए होता है, वोल्टेज। और ऐसा कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है, पैरेलल के केस में, ठीक है, वोल्टेज सेम करंट अलग अलग। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं ये, कि अगर मान लो हमने सीरीज में लगा दिया होता और बाई चांस जो सबसे पहला जो हमने हाउस होल्ड लगा रखा था, अप्लायंस लगा रखा था, वो ख़राब हो जाता तो उसके आगे की सप्लाई रुक जाती, है ना। तो बाकी सब खराब नहीं हो जाते, बाकी सब काम करना बंद कर देते क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही होती, ठीक है ना। सीरीज में ये भी प्रॉब्लम रहती है, पहला ख़राब सब खराब। ऐसा दिवाली पर लगाते हैं ना हम लोग चाइनीज़ झालरें, है ना, उसमें क्या होता है, एक पहला बल्ब ख़राब हो गया तो सारा ख़राब हो जाएगा, और बीच में से ख़राब हुआ तो उसके आगे के तो सारे ऑन होंगे, और बाकी को जहाँ से वो ख़त्म हुआ है, जहाँ से वो ख़राब होगा उसके आगे का नहीं चलता है। देखा ना, दिवाली पर लगाते हैं वो, तो वो सीरीज वाला होता है, वो उसमें नहीं होता है पैरेलल वाला केस, वो सब सीरीज में लगे होते हैं। ऐसे वो बना देते हैं नलियाँ उसकी, जैसे बल्ब की भी बना देते हैं। तो आप देखना कभी एक बल्ब एक ख़राब कर देना उसमें से, या कहीं एक पहला पॉइंट ख़राब कर देना, आगे का कुछ भी नहीं ऑन होगा, तो वो सब सीरीज वाला होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसी का ही पार्ट है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे एरिया किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। सही बात है, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो करंट बहुत लंबे, मतलब बहुत फ्रिक्वेंसी तक फ्लो कराया जा सकता है, तो इसलिए जनरली इनको यूज किया जा सकता है। और हाँ, बात भी सही है, चीप भी है, मतलब और के कंपैरिजन में अगर देखें तो सिल्वर का वायर तो बहुत महंगा आएगा, है ना। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर तो है, लेकिन आप बाहर गली में लगा दोगे तो फिर अगले दिन मिलेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो ये कर पाओगे आप बड़े आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स। इनके नोट्स जो हैं आपके, उसमें से प्रॉपर इनकी जो एक्सप्लेनेशन वहाँ दी हुई है वो आपको प्रॉपर याद करनी है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।